गुड इवनिंग। तो दो तीन क्वेश्चन टाइप और रह जाते हैं, उसके बाद हम विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखो और फिर सरफेस टेंशन बस। ये लिक्विड है और यहाँ पे एक रॉड हिंज्ड है। अब रॉड का थोड़ा फ्री बॉडी वो करते हैं। रॉड का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बता गोपी, तेरे को रॉड में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? बता कितने फोर्सेस दिख रहे हैं तेरे को रॉड में? तीन, हाँ। एक तो उसका वेट लगेगा जो उसके सेंटर पे लगेगा, क्यों? एक तो आ गया वेट, और ये कहाँ पे लगेगा? सेंटर ऑफ रॉड में, ठीक है। और एक लगेगा अपथ्रस्ट, लेकिन वो कहाँ पे लगेगा वो ध्यान रखना। जितना पोर्शन इमर्स्ड है उसके सेंटर पे लगेगा, ये अपथ्रस्ट लगेगा। एट सेंटर ऑफ इमर्स्ड पोर्शन। समझ में आया? और ये इक्विलिब्रियम पे है रॉड, ये भी ध्यान रखना। गुड इवनिंग उज्जवल। और एक रह गया हिंज फोर्स। अब एक सिंपल सी बात देखो, ये मैंने बताया भी था कि तीन फोर्सेस में से दो फोर्स वर्टिकल हैं, क्यों? दो फोर्स वर्टिकल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तीसरा फोर्स भी क्या होना चाहिए बता, जो है वर्टिकल होना चाहिए। तो वो वर्टिकल मान लो ऊपर को आ जाता है बस, हो गया। ये कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया गोपी? वेट लगेगा रॉड के सेंटर पे, अपथ्रस्ट लगेगा जितना पोर्शन इमर्स्ड है उसके सेंटर पे, और तीन में से दो फोर्स वर्टिकल हैं और रॉड इक्विलिब्रियम पे है। तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा फोर्स भी क्या होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। और मैंने उसको सपोज करो ऊपर को मान लिया है जो है, ठीक। अब एक चीज और है, ये इक्विलिब्रियम कौन से फोर्सेस का है जरा बताओ? ये है इक्विलिब्रियम ऑफ, हाँ, नॉन कनकरेंट, लेकिन कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस, और वो भी वन डायमेंशन में लगे हो, क्यों? वन डी हो। बताओ ये इनका इक्विलिब्रियम है कि नहीं है उज्जवल? नॉन कंकरेंट है, कोप्लेनर है, लेकिन वन डी है, सारे के सारे फोर्सेस वन डी है, ठीक। अब उस पर आ जाते हैं बस, क्या क्या इस पे वो लगेंगे, इक्वेशंस क्या लगेगी देखो। एक इक्वेशन तो ये लगेगी ना, एच प्लस यू इक्वल टू डब्ल्यू, क्यों? दूसरी इक्वेशन, मैं एक काम करता हूँ, ओ के अबाउट ही नेट टॉर्क जीरो कर देता हूँ। टॉर्क अबाउट ओ, या फिर मोमेंट अबाउट ओ, कुछ भी कह लो, इसको जीरो कर देता हूँ। तो अब जरा एक चीज देखना, हिंज का तो मोमेंट हो जाएगा वैसे ही जीरो। अब थ्रस्ट का आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और वेट का आएगा क्लॉकवाइज, बताओ क्यों? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ अपथ्रस्ट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ वेट। सही है उज्जवल? ठीक। अब सिंपल सी बात है, बस हो गया। ये वाली डिस्टेंस को मान लो R1 कह देता हूं, और ये वाली डिस्टेंस को मान लो R2 कह देता हूं, क्यों?
तो इसका मतलब ये हो गया अपथ्रस्ट इंटू R1 इक्वल टू वेट इंटू R2। किसी को कोई प्रॉब्लम है? मेहिका बता, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया। अब थोड़ा सा बस ये देख लो कि वेट क्या लिखोगे, R1 क्या लिखोगे, R2 क्या लिखोगे, वो बता देता हूँ, ठीक है। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज करो ए दे रखा है, हाँ, और इसकी लेंथ मान लो L दे रखी है। एक बात बताओ, वेट कितना लिखूंगा मैं? या तो mg लिख दूंगा, अगर m दिया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, mg लिख दूंगा, या फिर लिखूंगा a इंटू एल, ये तो वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी ऑफ रॉड, ये मास बन गया, इंटू जी आ गया। कोई डाउट? ये तो वेट आ गया, ठीक है। अब एक चीज और करते हैं, ये मान लो h है और ये वाला एंगल मान लो थीटा है, हाँ। तो फिर ये भी h हो गया, हाँ। और ये जो पोर्शन इमर्स्ड है, ये जरा देखना, ये लेंथ बेटा h sec थीटा बनेगी, जरा देख उज्जवल। ये वाली जो लेंथ आएगी वो h sec थीटा आएगी, देख। जो इमर्स्ड लेंथ है वो h sec थीटा आएगी, क्यों? ये हो गया। तो अब अपथ्रस्ट कितना हो गया देख, h sec थीटा, इतनी लेंथ इमर्स्ड है, इनटू एरिया कर दो, तो इतना वॉल्यूम इमर्स्ड है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर दो, इनटू जी। गोपी समझ में आया? गोपी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अब चलते हैं R1 कितना होगा, सुन। R1 देख, ये थीटा था, तो फिर ये भी थीटा होगा, हाँ, ध्यान रखना, ये भी थीटा होगा। ये होगा इमर्स्ड लेंथ बाई 2 साइन थीटा। देख जरा, देख जरा R1 कितना होगा, इमर्स्ड लेंथ अपॉन 2 साइन थीटा। और R1, सॉरी है, R1 कह रहा हूं। उज्जवल कैलकुलेशन समझ में आ रही तेरे, नहीं आ रही? और जो R2 होगा वो होगा टोटल लेंथ अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। ये कैलकुलेशन आएंगे दोस्तों। उज्जवल, यस सर। कैलकुलेशन समझ में आ गई? ठीक। यस सर। तो ये है, तो एक तो ये रह गया था, नोट कर लिया पहले तो, ये बता तूने। यस सर। अब चलते हैं दूसरे उसमें, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम। इसमें क्या है ना, एक बॉल को एच साइड से छोड़ते हो और इसकी डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी 3 रो है, लेकिन ये आइडियल फ्लूइड है। आइडियल का मतलब नॉन विस्कस और वो सब चीज। तो ये इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा। तो ये बेसिकली ऑसिलेशंस करेगा, ध्यान रखना। तो इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, कितना होगा। सर ये बॉल ड्रॉप किया। हाँ बेटा, अब तू सोच रहा होगा कि इसको देख करके, यार ये तो आज तक हमने जिंदगी में नहीं देखा ऐसा, इस सर को आती भी है फिजिक्स, नहीं आती पढ़ानी, कहीं गलत तो नहीं फंस गया। तू सोच रहा होगा ना, तेरे दिमाग में आता है एक डाउट हमेशा, जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो एकदम से डाउट होता है कि कहीं गलत तो नहीं फंस गया हम, जो है। ठीक है। तो बेटा
तुम्हें जितने भी फ्लूइड मिलते हैं ना वो आइडियल थोड़ी होते हैं। तू आइडियल फ्लूइड ला के दिखा दे मेरे को, मतलब उसमें विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए बिल्कुल। समझ सर गया? इट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, वो एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो फिर जो है मैं तेरे को दिखा दूंगा कि ऐसा होगा बेटा जो है। ठीक, अब इसको कैसे करेगा देख। अब ये जब पानी के अंदर होगा तो इस पे अपथ्रस्ट ऊपर होगा और वेट नीचे होगा। लेकिन तेरे को लग ही रहा होगा कि अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? नहीं है, अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट से ज्यादा होगी बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। तो इसका मतलब पानी के अंदर उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर को होगा। समझ में आ रही बात? और कितना होगा एक्सेलरेशन बता जो है। ये होगा अपथ्रस्ट माइनस वेट अपॉन मास। कोई डाउट? ये बनेगा ना, अपथ्रस्ट माइनस वेट अपॉन मास। अब अपथ्रस्ट कितना हो देख, बॉल का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, माइनस वेट कितना हुआ, बॉल का वॉल्यूम, बॉल की डेंसिटी इंटू जी, अपॉन मास कितना हुआ, बॉल का वॉल्यूम और बॉल की डेंसिटी। तो जरा देखना 2g आ गया, बता मेका समझ में आया कि नहीं आया? जब वो पानी के अंदर है, ठीक है ना, जब वो पानी के अंदर है तो उस पे एक्सेलेरेशन ऊपर को होगा। तो अब सिंपल सी बात ये है कि जब वो एयर में है तो उसका एक्सेलेरेशन नीचे को जी लगा हुआ है, क्यों? और जब वो पानी के अंदर है तो उसका एक्सेलेरेशन ऊपर को 2g लगा हुआ है, बता। समझ में आया? लिक्विड के अंदर जब वो है तो 2g लगा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, जब ये नीचे आएगा, देखना ध्यान से देखना बेटा, जब ये नीचे आएगा तो ये वाला एक्सेलेरेशन इसको एक्सिलरेट करेगा। और जब ये लिक्विड के अंदर जाएगा तो ये वाला एक्सेलेरेशन इसको रिटार्ड करेगा। अब जब ये इधर जाएगा तो फिर यही एक्सेलेरेशन इसको एक्सिलरेट करेगा। और जब ये इधर जाएगा तो आपके ये वाला एक्सेलेरेशन इसको रिटार्ड करेगा। बता क्लियर है कि नहीं है? एक्सिलरेशन रिटार्डेशन, एक्सिलरेशन रिटार्डेशन ऐसे चलेगा इसमें। सबसे पहले एक्सिलरेशन होगा, फिर रिटार्डेशन, फिर एक्सिलरेशन, फिर रिटार्डेशन। और ये एक्सिलरेशन कितने से हुआ, जी से। रिटार्डेशन कितने से हुआ, 2g से। फिर एक्सिलरेशन कितने से हुआ, 2g से। और फिर रिटार्डेशन कितने से हुआ, जी से। बता यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? गोपी यस सर, भैया क्लियर सर। क्लियर है ना बिल्कुल? ठीक, अब सिंपल सी बात है, बस हो गया। ये बता, ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम वो √2h/g होता है ना। फ्री फॉल टाइम हुआ ना, बता, √2h/g होता है। तो इसका मतलब ये वाला टाइम भी इतना ही होगा। सीधे सीधे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये टाइम भी इतना ही होगा। लेकिन अब लिक्विड के अंदर जो एक्सेलेरेशन है वो डबल है, एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन डबल है। तो इसका मतलब उसमें जो टाइम लगेगा वो हाफ लगेगा फिर। ये कभी हमने पहले किया होगा अगर तेरे को याद हो। ये बता, इनमें जो टाइम लगेगा वो हाफ टाइम लगेगा √2h/g अपॉन 2 हो गया, बस हो गया, ये कह ले। तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया बता जो है। टाइम पीरियड हो गया, सबसे पहले लगा √2h/g, फिर लगा √2h/g अपॉन 2, फिर वापस आया √2h/g अपॉन 2, और फिर लगा √2h/g। बता समझ में आ गया? ये मैंने बताया था ना तुम्हें, कभी एक बार बताया होगा मेरे ख्याल से, कि अगर ये मान लो इसका ए एक्सेलेरेशन है और फिर मान लो इसमें Na का रिटार्डेशन है। ये बताया था कि नहीं बताया था, बताओ याद करो।
ए का एक्सेलरेशन है, एन ए का रिटार्डेशन है, तो इसका मतलब इसमें अगर टी टाइम लगेगा तो इसमें टी बाई एन लगेगा। ये हमने पहले काइनेमेटिक्स में कभी किया हुआ है गोपी, बताइए किया है कि नहीं किया, बताइए। कि अगर ए से एक्सेलरेट हो रहा है और एन ए से फिर वो रिटार्ड हो रहा है, क्यों? तो इसका मतलब अगर पहले टी टाइम लगेगा तो वहां पे टी अपॉन एन का टाइम लगेगा। क्लियर हो गया उज्जवल? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, एक टाइप और रह गई है, नोट कर लिया तूने, ये बता पहले। नो सर। कर ले चल। कॉपी भैया, तेरा दिमाग आजकल इधर उधर तो नहीं हो रहा है? अब कंसंट्रेटेड है तेरा दिमाग, नहीं ये बता। फोकस्ड है ना? हाँ। अब तेरा दिमाग जब भी इधर उधर दौड़े ना, तो अपने मुंह में मेरी तरफ से 10 थप्पड़ मार लेना। जब भी तेरा दिमाग घूमे, हाँ, मेरी तरफ से 10 थप्पड़ मार लेना। अब इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाना है। एक सब्जेक्ट में एक टीचर और एक बुक, बस उस पर कंसंट्रेट कर, दैट्स ऑल। और जितना रिवीजन हो सकता है उस पर फोकस कर। डन सर। हो गया ना? एक टाइप और रह गई थी, उसके बाद हम। सर, हाँ बोल। सर मेरे लिए कोई टिप्स? है? सर मेरे लिए भी कोई टिप्स? तेरे को मैंने बोला तो सही, तेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स तो ठीक चल रहा है, मैथ्स में यस तेरे सर। को वही बोला है ना। मैथ्स में अगर तेरे उसके अगर पीवाई क्यू सही चल रहे हैं तो तेरे को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। और अगर पीवाई क्यू में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर इसका मतलब हो सकता है तेरे को वो करना पड़े। पीवाई क्यू भी अभी 100% नहीं हो पाएंगे, एडवांस वाले स्पेशली। तो वो 50+ अगर हो रहे हैं तो ठीक जा रही है, तेरे लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। चिंता मत कर। वो कई बार क्या होता है ना, टेस्ट पेपर हमारे बहुत बैलेंस्ड नहीं बन पाते हैं, तो उसकी चिंता मत कर तू, वो कोई नहीं। मतलब पढ़ना और लास्ट में एग्जाम को लिखना, वो एक स्ट्रेटेजी है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है बेटा, जो है आप कैसे पढ़ते हो, टेस्ट कैसे देते हो, और फिर लास्ट में एग्जाम कैसे देते हो, वो बहुत स्ट्रेटेजी है। स्पेशली जेई में तो बहुत स्ट्रेटेजी मैटर करती है। नीट में बस ये है कि नीट में आपको बहुत हाई स्कोर करना पड़ता है, तो उसमें आपको फटाफट करना होता है, स्पीड का। अब चलते हैं एग्जाम्पल, अगला तीसरा एग्जाम्पल। इसमें क्या है ना, ये कंटेनर है, इसका एरिया ए है, और ये वाला एरिया ये ए है, और ऊपर से टैप से पानी गिर रहा है, ठीक है। और इसके गिरने का रेट अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड है। अब ध्यान से देखना, ये हमने किया था कि ये वाला जो रेट है Q1, गिरने का जो रेट है, वो तो अल्फा है, और वो कांस्टेंट है, बता ठीक है? नहीं है? Q1 तो कांस्टेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है, क्यों? ऊपर से गिर रहा है तो पानी गिरता जा रहा है ना बेटा। तो यहां से जो निकलने का रेट होता है Q2, वो तेरे को याद है A × V करता था। इसका मतलब A√2GH करता था, या कह लो Q2 प्रोपोर्शनल टू √H चल रहा है, बता। मतलब Q2 रेट बढ़ रहा है, क्यों? इज इंक्रीजिंग। कोई डाउट है? पानी के गिरने का रेट तो फिक्स है, लेकिन पानी के निकलने का रेट, लिक्विड के निकलने का रेट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्यों? और ये बता, जब Q1 और Q2 इक्वल हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जरा बता जो है। बता उज्जवल, जब Q1 और Q2 इक्वल हो जाएंगे उसमें क्या होगा, बता जो। बस हो गया, लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही। जितना लिक्विड आ रहा है उतना निकल गया। तो व्हेन Q1 = Q2, भाई जितना पानी आ रहा है उतना ही निकल जा रहा है ना, तो उस समय जो हाइट होगी
वो फिक्स हो जाएगी और वही मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। बता। यस सर। नहीं है, उससे ज्यादा हाइट नहीं मिलेगी ना तुम्हें जो है। तो इसका मतलब अल्फा को तो इसके इक्वल रख दे, बस हो गया। अल्फा को रख दे a√2gh। तो यहां से h की वैल्यू कितनी होगी बता जो है। h की वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर। ये मैक्सिमम हाइट होगी, बस हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये हो गया। अब ये बता, इससे पहले क्या रहा होगा। ये बता, ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले Q1 की वैल्यू Q2 से बड़ी रही होगी ना। नहीं होता, गिरने का रेट निकलने के रेट से ज्यादा रहा होगा कि नहीं रहा होगा बता जो है। भाई वो तो यस सीधी सी सर। बात है कि मैक्सिमम हाइट जब पहुंची है तब दोनों रेट इक्वल हुए हैं। क्यों? इसका मतलब जो क्यू नेट आ गया वो फिर Q1 - Q2 आ गया। और क्यू नेट को बता, मैं ऐसे लिख दूं, A इंटू प्लस DH/dt। और Q1 हो गया अल्फा और Q2 हो गया a√2gh। बता। बता, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई। क्यू नेट को मैंने लिख दिया a इंटू प्लस DH/dt, Q1 को लिख दिया अल्फा और उसको लिख दिया a√2gh। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, बस हो गया। ये वैसे इंटीग्रेशन अभी तुम्हें नहीं आएगा, जब तुम इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लोगे तब कर पाओगे। इंटीग्रेट सर करना। एक बार लास्ट पेज। कौन सा वाला बेटा? सर लास्ट पेज। लास्ट स्लाइड। यस सर। पहले रुक जा, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। इसको इंटीग्रेट कर देना। टाइम की लिमिट्स तो रख देना 0 से t। ठीक है, 0 to t। और हाइट की लिमिट रख देना 0 से h। ठीक। तो यहां से तुम्हें h क्या पता चल जाएगा बताओ। h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा, बस हो गया। समझ में आ गया ना। ये है पहले। अब तू देख ले। यस सर डन। हो गया। ठीक। ये भी नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, चले। अब चलते हैं विस्कोसिटी। सबसे पहली बात, जो विस्कोसिटी है ना, वो फ्लूइड्स में फ्रिक्शन है, बस हो गया। फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। दूसरी बात, अब जो फ्रिक्शन था ना, वो तो काफी हद तक मतलब बड़ा सिंपल था देखा जाए तो। सिंपल इस सेंस में था कि एक तो सेल्फ एडजस्टिंग था। ठीक है ना, उसके बारे में हम कई चीजें पढ़ चुके हैं। सेल्फ एडजस्टिंग। दूसरा, उसकी जो लिमिट होती थी वो μn कह लो, μsn कह लो, या μkn कह लो। और
स्टैटिक और काइनेटिक, इस टाइप का कुछ हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, क्यों? क्लियर हो गया? अब तीसरी बात सुनो कि मान लो एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक ये है, ठीक है? मान लो मास और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों सब सेम है दोनों के लिए। इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। इसको मैं 4 मीटर पर सेकंड से मूव करवाता हूं और इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव करवाता हूं। तो ये बता, दोनों में फ्रिक्शन सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? काइनेटिक लगेगा और सेम लगेगा, बता। दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और सेम लगेगा, बता। है कि नहीं है, बता जो है। इसका मतलब जो काइनेटिक मतलब जो फ्रिक्शन हुआ है एक तरीके से, वो एक तो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? मैंने एक का एरिया बड़ा और एक का कम लिया है। और दूसरा, दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बता। इसका मतलब तेरे को ऐसा नहीं लग रहा, बता बेटा जो है, कि इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया एंड वैल्यू ऑफ रिलेटिव मोशन। बता उज्जवल, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। एक तो एरिया पे डिपेंड नहीं किया फ्रिक्शन, क्यों? और पहले केस में वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, दूसरे केस में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो वो उस पर भी डिपेंड नहीं किया, वो तो फिक्स रहा फिर। बता, यस सर। समझ में आया? लेकिन विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा, समझ गए? विस्कस फोर्स डिपेंड्स। पांचवी बात, अब मान लो एक स्पेरिकल बॉडी नीचे गिर रही है, एक इस टाइप की बॉडी नीचे गिर रही है, एक कुछ इस टाइप की बॉडी नीचे गिर रही है। तो तीनों में ना विस्कस जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। विस्कस फोर्स विल बी डिफरेंट। सर शेप पे डिपेंड करेगा। हाँ हाँ हाँ, इवन दो मास इज सेम। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इतना सिंपल नहीं है बेटा। फिर ये जो है समझ गया ना, उसमें हर किसी में निकालना बड़ा मुश्किल होगा, जो है कॉम्प्लेक्स होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है जो है? ठीक, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम विस्कोसिटी में केवल दो ही फॉर्मूले पढ़ेंगे, बस हो गया, ज्यादा के बारे में विचार मत करना फिर जो है। ठीक, तो हम जो विस्कोसिटी में पढ़ेंगे केवल दो ही फॉर्मूले पढ़ेंगे बस। ओनली टू फॉर्मूले। मेरे ख्याल से मेरी फीलिंग समझ में आ गई होगी, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। वी विल स्टडी। ठीक है ना, अलग अलग शेप और उस पर सब डिपेंड करेगा, तो केवल दो ही फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, उन्हीं में क्वेश्चंस बनते हैं, बस हो गया। अब सुन, पहला फॉर्मूला क्या है, ये कर लिया नोट? यस सर। कर लिया ना? ठीक है, अब पहला फॉर्मूला क्या है, सुन। एक्चुअल में इसमें होता क्या है ना, जैसे तू ये मान ले कि दो लेयर्स हैं, बस हो गया। मैं इसमें लेयर्स बना दे रहा हूँ, जैसे ये है फ्लूट की लेयर्स कह ले।
टू लेयर्स। अब ये मान ले कि ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है मान लो, और ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर पे पीछे को विस्कस फोर्स लगाएगी, और नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे आगे को विस्कस फोर्स लगाएगी? बता, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बता, ये बता, ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि यस सर। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे पीछे को विस्कस फोर्स लगाएगी, और नीचे वाली लेयर ऊपर वाली पे आगे को विस्कस फोर्स लगाएगी? हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शन की तरह। मतलब काफी हद तक फ्रिक्शन भी कह सकता है, ऐसे भी कह सकता है ना, जैसे कई बच्चे नहीं होते, जैसे एक बाइक में कोई बच्चा जा रहा है, उसका दोस्त बगल में उसका हाथ पकड़ लेता है जो है, और साइकिल से चल रहा होता है वो जो है, तो वो भी समझ सकता है कि बाइक वाला क्या करेगा, उस पर आगे को फोर्स लगाता है, और साइकिल वाला उस पर क्या करता है, पीछे को फोर्स लगाता है ना। तो एक तरीके से ये हो गया कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं दोनों लेयर्स का, तो कुछ ऐसा आ गया बेटा जो है, कि इस पे तो विस्कस फोर्स लगेगा आगे को, और इस पे विस्कस फोर्स लगेगा पीछे को। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर होगा ना, ये विस्कस फोर्स हो गया, ये हो गया विस्कस फोर्स। एक तो बात ये आ गई, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ड आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तुम एक चीज देखो कि इसमें मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में डिफरेंस दिखाया है ना। ये बताओ, वेलोसिटी इज चेंजिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्यों? बता, ये मिलेगा भी तुम्हें, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज मिलेगा, तो तुम्हें ना डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कह देते हैं, बस ये ध्यान रखना। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, देख डेल्टा वी क्या हुआ, ध्यान से देखना। डेल्टा वी हो गया मीटर पर सेकंड, और नीचे मीटर आ गया, तो ये जरा देखना सेकंड इनवर्स आ गया, देख इसकी ऐसा यूनिट देख, मीटर ये आ गई बेटा जो है। सर एक बार फिर से बताना ये वाली। ये बता कि मैंने इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में डिफरेंस दिखाया कि नहीं दिखाया बेटा जो है? वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में डिफरेंस दिखाया ना। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, पर यूनिट चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कह रहे हैं। बता, अब समझ में आया वेलोसिटी ग्रेडियंट हम किसे कह रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कह रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बता, v की यूनिट क्या होती, मीटर पर सेकंड होती कि नहीं होती? बता। यस सर। और y की यूनिट मीटर होती, तो अल्टीमेटली इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स नहीं हो जाती? बता जो है, अरे मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, यस सर। सेकंड इनवर्स हो गया ना देखा जाए तो जो है। और सेकंड इनवर्स तुम जानते हो फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट होती है ना, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट होती है। ठीक, तो वैसे इसको बढ़िया तो तरीका ये होता है, इसको लिखने का तरीका ज्यादा बेटर ये होता है, मीटर पर सेकंड पर मीटर, ये लिखा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे मान लो ये कहता हूं मैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट इतनी दे रखी है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड पर मीटर, तो ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यूनिट डेप्थ में
वेलोसिटी में 4 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। गोपी बता, अगर मैंने कहीं पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ये लिखा हुआ है कि 4 मीटर पर सेकंड पर मीटर, तो उसका क्या मतलब निकल रहा है बता जो है, कि पर यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस वेलोसिटी में कितने का चेंज हो रहा है बता जो है। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 4 का हो रहा है, बस हो गया जो है, 4 मीटर पर सेकंड का हो रहा है जो है। तो ये समझ में आ गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया क्यों? ठीक। अब चलते हैं इस कंडीशन में विस्कस फोर्स कितना होगा, बस हो गया। इसमें एक फॉर्मूला ये हो गया, F इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला है, बस इसी का एप्लीकेशन होता है और कुछ नहीं है। पहला फॉर्मूला ये है। अब यहां पे जो ईटा है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जरा इसकी यूनिट देखना क्या बनेगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बता, देख जरा इसकी यूनिट ये बनेगी कि नहीं बनेगी, बता, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देख भाई, इसकी तो सेकंड इनवर्स बन गई ना, ये वाले की क्या बन गई बता, इस वाले की तो सेकंड इनवर्स बन गई ना, ये वाले की नहीं बन गई बता, सेकंड इनवर्स बन गई। क्यों? तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल भी बना ना फिर, ये बताइए पास्कल सेकंड भी हो गया। क्यों? बता। तो एक चीज का ध्यान रखना कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल सेकंड, इसको ना ये भी बोलते हैं 1 POISEUILLE, पॉइजली कुछ इस टाइप से होता है, इसको 1 PL दिखाते हैं बेटा जो है। और इसकी एक यूनिट पॉइज भी होती है, और ये 10 पॉइज होती है, तो ये नोट कर लेना। तो ये तो ml -1 T-1 होता है ना सर, डायमेंशन। हाँ वो देख ले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो निकाल देते हैं, डायमेंशन तूने पढ़ चुके होगे थोड़ा बहुत, तो निकाल देते हैं। देख न्यूटन का कितना हो गया बता जो है, एम एल टी ML T-2। -2, सेकंड का हो गया टी, क्यों, अपॉन यस सर। मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया, तो इसका अंदर ये हो गया ML-1 T⁻⁻1 आ गया, बस हो गया। क्यों? ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो समझ में आ गया, फोर्स समझ में आ गया बेटा जो है, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। और कभी कभी इसको निगेटिव में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा होता है कई बार, F इक्वल टू -ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ऐसे भी लिखा होता है। So, इतना तेरे को याद रखना है, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। और जरा देख यहाँ पे ये इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा बता जो है, जो यहाँ पे विस्कस फोर्स है, एक तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। देख नहीं है, विस्कस जो फोर्स है विस्कस फोर्स F, ये फंक्शन ऑफ क्या आ रहा है बता जो है, एक तो एरिया आ रहा है और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आ रहा है ना, देखा जाए तो। क्यों गोपी, बता, दो चीजों का फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है, ये कह ले, समझ में आ गया। और एक चीज और, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड्स की गैसेस से ज्यादा होगी ना,
यस बता, सर। ये हो गया। अब नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिंग नेचर है, बस हो गया, और कुछ नहीं है। नेगेटिव इसलिए लगा देते हैं, कभी कभी अपोजिंग नेचर है ना, वो सपोर्ट थोड़ी कर रहा है बेटा जो है, तो कई बार इसके लिए नेगेटिव लगा देते हैं जो है। ठीक, और एक चीज और, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इतना तो तेरे को लग रहा होगा कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होगी। बता, नहीं लग नहीं रहा बता जो है कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होगी, लेकिन गैसेस की बढ़ती है, ध्यान रखना। इंक्रीज, बस हो गया, ये है। तो पहला फॉर्मूला तेरे को सिंपल याद रखना है, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट्स हो गई, डायमेंशंस हो गई, वो तेरे को ध्यान रखना है जो है। ठीक, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा उससे। एक दो एग्जांपल्स सर नोट करना था। कर ले। 12th वाले में जब तुम वीडियो देखोगे तो उसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी थी, कि उसके पीडीएफ बन चुके होंगे काफी। यस सर डन। कर लिए ना, ठीक है। अब देख, एक तो ना ये वाला क्वेश्चन आता है बड़ा इसमें, कि ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी इसमें, कि इसमें जो कुछ ना कुछ तो ना जुगाड़ करनी पड़ेगी बेटा। ये एक्चुअल में यूरोडोप के उसमें करवाया हुआ है मैंने, वो तो खैर वहां तो मिलेगा ही मिलेगा वो। ये कुछ ऐसा था, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, इसको ना ओमेगा से घुमा रहे हैं बेटा जो है। अब तुम ये बताओ कि जैसे ना यहाँ से मैं आर डिस्टेंस पे जाता हूँ, और फिर डी आर की स्टेप लेता हूँ, हाँ? अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि ये वाला जो है ये थिकनेस दे रखी है जैसे ये, और जो बिल्कुल ये बॉटम पे होता है बेटा जो है, ठीक है, इसको हमेशा रेस्ट पे लेते हैं हम, ध्यान रखना। अब ये बता कि यहाँ पे जो वेलोसिटी रही होगी वो आर ओमेगा रही होगी ना, बता गोपी, बता। इस जगह पे जो वेलोसिटी रही होगी आर ओमेगा रही होगी, और इसकी टोटल रेडियस मान ले कैपिटल आर है, क्यों? ये रही होगी आर ओमेगा, और ये जितने एरिया में होगा, ये वाला जो एरिया होगा पूरे उसमें, ए कह ले, वो ये बता 2 पाई आर इंटू डी आर होगा, बता। बता उज्जवल, ये ऐसे बनेगा ना, ये वाली ऐसे नहीं बनेगी बता, ये पूरी ऐसे बनेगी ना, ये देख, ये वाली स्ट्रिप पे कह रहा हूं मैं। ये बता इसका एरिया कितना होगा जरा बता। यस सर। इसका जो एरिया होगा, ये 2 पाई आर डी आर। हाँ समझ में आ गया ना, यस। 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है जरा बता ऐसे, समझ में आ गया?
ये v इक्वल टू आर ओमेगा से घूम रहा है, क्यों? लेकिन इसके बिल्कुल जो बॉटम पे है ये रेस्ट पे है, क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में है ना ये, ठीक है, ये रेस्ट पे है और ये थिकनेस है। अब ये बता, इसमें छोटा सा विस्कस फोर्स डी एफ वो कितना होगा बता जो है, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। अब वैल्यू रख रहा हूं, ईटा ए का मतलब 2 पाई आर डी आर, और डेल्टा वी का मतलब एक तरीके से हो गया आर ओमेगा, और डेल्टा वाई का मतलब टी हो गया। बता ये समझ में आई कैलकुलेशन? गोपी, गोपी बेटा बता ये कैलकुलेशन समझ में आई? ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। अरे बेटा यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे वेलोसिटी आल ओमेगा है, तो डेल्टा वी कितना आ गया, आल ओमेगा आया कि नहीं आया बता? डेल्टा वी कितना आ गया, आर ओमेगा आ गया। और कितने डिस्टेंस में डेल्टा वाई कितना हो गया, टी हुआ कि नहीं हुआ बता? बता, yes sir. थिकनेस के इक्वल हो गया। तो अगर मुझे टोटल विस्कस फोर्स निकालना है कितना लगा, तो फिर इंटीग्रेशन डीएफ कर देना, बस हो गया, जीरो से कैपिटल आर तक। समझ में आ गई बात Yes उज्जवल? sir. इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करेगा? Yes sir. ईटा ए डेल बी अपॉन डेल वाई, ये कह ले। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसमें अब चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, यही मतलब इसी में मेन बनता है, ये ध्यान रखना। ये जो हम कर रहे हैं बस इसी में बनेगा मेन क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसी में कंसेप्ट बनेगा। बाकी तो सिंपल है दूसरा वाला तो। अरे बेटा गोपी, तू बेटा मेरे को कर देना परेशान। अबे ये ऐसे घूम रहा है, ये डिश टाइप है, ये ओमेगा से घूम रही है, और इसके बीच में लिक्विड है कुछ, ये लिक्विड है, समझ गया, ये लिक्विड है बेटा। और ये कुछ थिकनेस टी है, और इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे रखी है, ये दे रखी है। तो इस पे तेरे से पूछता है कि टोटल विस्कस फोर्स कितना लगा, टोटल विस्कस फोर्स कितना लगा, ये पूछता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो बॉटम में होता है बेटा जो है, बस ये ध्यान रखना, इसकी वेलोसिटी को हम लोग जीरो लेते हैं जो है, ये हो गया, ये वेलोसिटी जीरो हो गई। अब तो ये बता कि यहां से मैं आर डिस्टेंस पे गया, डी आर की स्टेप ली, ये कर रहा हूं मैं, देखिए इतने पे विस्कस फोर्स निकाल रहा हूं, पहले ये ऐसे घूम रहा है देख, ये ऐसे घूम रहा है। अब बता कुछ समझ में आया कि नहीं आया बता जो है, इतने पे पहले मैंने विस्कस फोर्स निकाला, कितना लगा, डी एफ इक्वल टू कितना हो गया बता, ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई किया। अब यहाँ पे ए को मैंने कितना लिखा बता, इसमें ए को लिखा 2 पाई आर इंटू डी आर, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, और ये वाली वेलोसिटी आर ओमेगा है। तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया बता जो है, ये आर ओमेगा का चेंज आया, और कितनी वर्टिकल डिस्टेंस वाई में बता जो है, टी डिस्टेंस में। अब बता समझ में आया कि नहीं आया, मेरे का बता बेटा जो है।
कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 है और वहां पे वेलोसिटी आर ओमेगा है, तो तुम्हारा जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो आर ओमेगा है, और कितनी वर्टिकल डिस्टेंस में, टी थिकनेस में, बस हो गया, ये कह लीजिए। तो छोटा सा वो निकाला, और फिर टोटल विस्कस फोर्स निकालना है, तो ये डीएफ को इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट हो गई आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक। बस तो मेन बस यही है, इसी को ये चीज समझ में आ गई तो हो जाता, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल तो सिंपल सा है। बेटा को भी तू क्या करेगा? इसमें ना ये है, ये रिवर टाइप है गले। इसका ईटा कुछ भी मान लो, 0.1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, या 0.1 पॉइजली, और एक पॉइजली 10 पॉइस के इक्वल था, तो ये 1 पॉइस, ये भी हो जाएगा ना? ये सब सही लिखा मैंने, पहले बता बेटा। यस सर। ये दे रखा, ठीक है। और इसको कुछ भी ले ले, इसको ले लिया तूने 2 मीटर, और यहाँ पे तूने एक प्लैंक ले लिया, और प्लैंक का एरिया ले लिया 4 मीटर स्क्वायर मान ले। तो तुमसे कहता है कि इसको 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। बस कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाना है तुम्हें जो है, तो इसका मतलब तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसमें विस्कस फोर्स लगे, क्यों? बता। हाँ, रिवर का ये बेड रेस्ट पे होता है बेटा, एक्चुअली ना ये रेस्ट पे होता है, जो सबसे बॉटम वाला होता है ना, इसको रेस्ट पे लिया जाता है, बस ये कह लीजिए। तो इसका मतलब विस्कस फोर्स के इक्वल हुआ ना बेटा जो है, तो विस्कस फोर्स अब रख दे, बस हो गया। ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, अब वैल्यू रख दे, बस हो गया। ईटा हो गया 0.1, ए हो गया 4, डेल्टा वी को रख देगा तो 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, और कितनी वर्टिकल हाइट में, 2 मीटर की हाइट में, ये है जो है, समझ गए ना? इसकी वेलोसिटी को 0 मानते हैं फिर हम, ये कह रहे हैं। बस आ गया, 2 न्यूटन आ गया। समझ में आ गया कुछ? ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई क्या चीज है, बता उज्जवल। ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई समझ में आ गया ना? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है, बस ये ध्यान रखना। ईटा मैंने बता ही दिया, ए एरिया हो गया जो है, तो एक फॉर्मूला तो ये चलता है जो है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला, कौन सा चलता है इसमें? सेकंड फॉर्मूला चलता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है बेटा, स्फेरिकल के लिए दिया हुआ है पूरा, और ये विस्कस मीडियम है, ये विस्कस मीडियम है। सर विस्कस मीडियम मतलब उसमें विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है। हाँ, जिसमें विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये विस्कस मीडियम है, लेकिन ये रेस्ट पे है, ये ध्यान रखना। और ये नीचे को वी से जा रही है, तो फिर इस पे ऊपर को विस्कस फोर्स लगेगा, ये तो बच्चों वाली बात है, क्यों? तो जो ये फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, आर यहाँ पे रेडियस, बस दूसरा फॉर्मूला ये होता है, कहते जो है आर यहाँ तो पे इसमें radius। हुआ क्या, ये बॉल नीचे आ गई है। हाँ भी बता रहा हूँ, और इसको हम स्टोक्स फॉर्मूला भी कहते हैं। एक बॉल
एक स्टेशनरी विस्कस मीडियम में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक स्पेरिकल बॉल, समझ गए ना, एक स्पेरिकल बॉल स्टेशनरी विस्कस मीडियम में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसमें जो विस्कस फोर्स लगता है वो 6 पाई ईटा लगता है। बस ये स्टोक्स फॉर्मूला हो गया, ये कह रहे हैं। तो दो ही फॉर्मूले हैं बस। मतलब तू ट्रायंगुलर शेप का लेगा, क्यूब लेगा, उसमें कहेगा कि सर मेरे को विस्कस फोर्स बता दो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तू कह दे सर क्यूब में कितना विस्कस फोर्स लगेगा, तो मैं खाली कह दूंगा हाँ लगेगा इसमें जो है। तू कहेगा कितना लगेगा, मैं कहूंगा लगेगा लगेगा, चिंता मत कर, लगेगा इसमें जो है। ठीक है, बस ऐसे ही कह दूंगा। तू पूछता रहेगा कितना लगेगा, मैं नहीं बताऊंगा जो है। तो केवल दो फॉर्मूले बस आते हैं विस्कस में, बीटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, और दूसरा स्पेरिकल, उसमें जो है। समझ में आ गया जी सर, सर ये हमेशा ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना मोशन में। है बेटा? सर ये एज ए स्यूडो फोर्स लगता है, अबे सूडो नहीं है उल्लू गधा। तो मतलब लाइक अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के। हाँ, तो ये तो रियल फोर्स है, विस्कस फोर्स तो रियल में लगता है ना। यस सर। विस्कस फोर्स को स्यूडो फोर्स थोड़ी बाजू है। कर लिया नोट? यस सर। अब चलता है असली। ये नकली नहीं था, तो कोई सोचेगा कि असली अब चल रहा है, तो ये खाली नकली था जो है। अब चलता है टर्मिनल वेलोसिटी। वो सुन क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। वी टी कह लें। ये एक बॉल है जिसकी रेडियस तो है आर, और इसकी डेंसिटी है मान लो रो 1। और इसको तुमने एक विस्कस मीडियम में रख दिया, लेकिन आपके मीडियम का भी डेंसिटी है, लिक्विड भी तो हो सकता है। ये रो 2 हो गई, ठीक है। और मान लेता हूं चलो मैं कि रो 1 की वैल्यू रो 2 से ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ कि इनिशियली तो वेलोसिटी 0 थी, हाँ। इस पे एक तो लगा वेट, एक लगा अपथ्रस्ट, पता? भाई लिक्विड के अंदर लगा हुआ तो अपथ्रस्ट भी लगेगा कि नहीं लगेगा, बता जाए। ठीक। और तेरे को लग ही रहा होगा कि जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा। इसका मतलब नेट फोर्स नीचे को आएगा, तो नेट एक्सीलरेशन भी नीचे आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बता। अच्छा, वेट की वैल्यू तो फिक्स है, हाँ ध्यान रखना, ये फिक्स है। अपथ्रस्ट की वैल्यू भी फिक्स है। और मान लो किसी टाइम पे वेलोसिटी v हो गई है, तो एक इस पे विस्कस फोर्स लगा F, और वो लगा 6 पाई ईटा r v, और ये विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू v है, बता। मतलब विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, ध्यान रखना। गोपी समझ में आया? वेट फिक्स है, अपथ्रस्ट फिक्स है, लेकिन विस्कस फोर्स वेलोसिटी के साथ बढ़ता जा रहा है, क्यों? अब ये बता, एक स्टेज ऐसी नहीं आएगी जब F प्लस यू मिलके वेट के इक्वल हो जाएंगे? ये बता, एक स्टेज ऐसी नहीं आएगी जब ये दोनों मिलके वेट के इक्वल हो जाएंगे, बता। तो उस समय नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह देते हैं, बस हो गया। बताओ उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया?
वेट कांस्टेंट है, अपथ्रस्ट कांस्टेंट है, लेकिन विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी के साथ। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों के दोनों मिलके वो वेट के इक्वल हो जाएंगे। क्यों? तब नेट फोर्स जीरो हो जाए, सो गया जो है, ये कह ले जो है। तो व्हेन एफ प्लस अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट हो जाएगा, उस समय नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही मैंने बोला कि टर्मिनल वेलोसिटी बोलेगा। उज्जवल बता, समझ में आई बात नहीं आई? यस सर। बस अब इसमें वैल्यू रख दे रहा हूं, तू बताते हुए चलना, गलत लिखी या सही लिखी बताते हुए चलना। देख, इसको मैंने रखा 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल प्लस, अब थ्रस्ट कितना हुआ देख, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया बॉल का, इंटू रो 2 मीडियम की डेंसिटी हो गई, इंटू जी। अब वेट कितना हुआ देख, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू बॉल की डेंसिटी हो गई, इंटू जी हो गई। बता, इक्वेशंस में कोई डाउट? बता, इक्वेशन में कोई डाउट है? नो सर। एक्सक्यूज मी। तो यहां से जरा देखना, टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ रहा है बेटा, 2/9 आएगा, आर स्क्वायर आएगा, रो 1 माइनस रो 2 आएगा, जी भी ऊपर आएगा, और मेरे ख्याल से ईटा नीचे आएगा। देख जरा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। वेरी इंपॉर्टेंट सर इसके बाद ये इसी वेलोसिटी से मूव करेगी। है। सर ये स्फेरिकल बॉल इसके बाद इसी वेलोसिटी से मूव करेगी। हाँ बस हो गया, फिर फिक्स हो गई, और क्या, फिर फिक्स हो गई बस। उसके बाद ये हो गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2/9 आर स्क्वायर ऊपर होता है, रो 1 माइनस रो 2 जी अपॉन ईटा, ये आता है। अब जरा इस फॉर्मूले में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, सुन लो क्या है। करूँ स्टार्ट? यस सर। नोट कर लिया ना? यस सर। अब सुन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस महीने हम लोग फ्लूइड और इलास्टिसिटी खत्म कर देंगे, अगले महीने एसएचएम और वेस बस। सर दिसंबर में सिलेबस खत्म। खत्म बस। सर उसके बाद। यार उसके बाद एक्चुअल में क्या है ना, सुन, उसके यस सर। बाद 12th में मैं वो नहीं ले पाऊंगा, लाइव नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। बट 12th का मैंने एक पूरा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो है सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। यस तो सर। तुम 12th का फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से उनको देख लेना। और तुम जो बच्चे हो उनका मैं ग्रुप बना दूंगा अपना, मतलब तुम मेरे से डायरेक्ट टच में रहोगे। और एक बार जब तुम्हारा जो है ना पूरा हो जाएगा, सारे टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद यूट्यूब में एक तो मैंने इरोडोप की सीरीज डाल दी है, यस सर। और पीवाईक्यू को मैं 2 लेवल पे कर रहा हूँ डिवाइड, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो जेई मेंस और नीट एस्पिरेंट्स के लिए सही रहेंगे, तो वो हो गए। नीट वाले तो यहीं पे रुक जाएंगे, और जेई वाले लेवल 2 के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, उसको वो देख लेंगे। बस इतना कर लेना और कुछ नहीं करना तुम्हें। और व्हाट्सएप में मेरे साथ तुम वो रहोगे, टच में रहोगे, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी कुछ होगी तो मेरे से वो रखोगे। तो ये है मेरा।
फिर जैसे हमारे दिसंबर में खत्म हो गया, उसके बाद से फिर हम 12th का कब स्टार्ट करें कल सर? तुम अपने लाइक हिसाब से कर लो, आइडियल टाइम सर आपके पूरा हिसाब से? सिस्टमेटिक मैंने बना दिया, पूरा सिस्टमेटिक बना दिया है। और मोस्ट प्रॉब्ली आशीष उनसे पूछना, मेरे ख्याल से 12th के नोट्स भी काफी हद तक लेक्चर वाइज बन चुके हैं जो है, तेरे को फिर वो नोट करने की भी नहीं हो गया उसका। तो वो पूरा कितने महीने का है, लाइक आइडियली कितने महीने में हो जाएगा वो? अब वो तू अपने हिसाब से देख लेना उसमें, क्योंकि 150 लेक्चर से करीब करीब 150 152। तो पूरे 12th में 150 लेक्चर्स? हाँ 150 152, और पूरे मैंने लेक्चर वाइज लिखा हुआ है कि लेक्चर मतलब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस में है, वही जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, तुमने देखा ही होगा, है यस ना। सर। तो वो तुम्हें पूरा टॉपिक वाइज पूरा मिल जाएगा। तो अब तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हो जो है, और मेरे से टच में रहना है। और ये रिवीजन में मैंने बता दिया कि तुम्हें इतना करना है जो है, इरोडोव वाली सीरीज देखनी है यूट्यूब में, है ना। और यस सर। पीवाईक्यू देखना, बस बहुत है, इतना कुछ नहीं करना तुम्हें जो है। और बीच बीच में मैं कुछ टेस्ट बना के डालता रहूंगा उसमें, समझ ओके गए ना। सर। टेस्ट सीरीज टाइप की डालता रहूंगा उसमें, मतलब इसको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफी हद तक है कि मैं शायद डाल दूंगा टेस्ट सीरीज। ओके सर। और सर टेस्ट में लाइक 11th का भी होगा या फिर वही 12th से वापस ही सर? 11th का क्या है? जैसे अभी होता है ना टेस्ट में, पिछले सारे टॉपिक्स आते हैं, तो सर 12th में कैसे होगा टेस्ट? नहीं, उसमें 12th के मैंने अलग बना रखे हैं। ओके सर ठीक। 12th के अलग बना रखे हैं, 11th के अलग हैं। उसमें सब टेस्ट का पूरा सिलेबस वगैरह सब मिल जाएगा तुम्हें, कौन से टेस्ट है, जब वहां पे खत्म वो कर देना। और टेस्ट सीरीज में मिक्स बनाऊंगा फिर, समझ गए ना। एक बार कोर्स यस सर। कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज में बना दूंगा उसमें पूरी, तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना उस पे, ये कर लेना, ठीक। ओके सर। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सबसे पहला देखो यार, ये गोपी, अब मैंने कहा ना ये काफी हद तक तुम पे डिपेंड करेगा जो है, तुम्हारे अपने उस पर डिपेंड करेगा ना कि तुम कितने जल्दी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कोर्स तो पूरा उसमें रखा हुआ है जो है ना। ये तुम अपनी तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से देखो उसको तुम। सर लाइक अप्रोप्रिएट टाइम सर देखने को, तो फिर 2 लेक्चर भी रोज देख लेंगे सर इसमें। देख ऐसा है ना, जैसे अभी तो मेरा ये मानना है, मेरे को सोच के फिर रिप्लाई करने दे, ठीक है इसमें। क्योंकि ओके एक्चुअल में क्या होता है ना, सोच के कि अभी तुम्हारा जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ है, तुम्हें 11th अभी रिवाइज भी करना है, क्यों। यस सर। अभी 11th रिवीजन भी करना है, तो अभी तुम 12th स्टार्ट ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम 11th ही रिवाइज करते रहो पहले। और यस जैसे ही सर। फिर 12th में जाते हो, 12th तुम्हें बहुत तेजी से हो जाएगा वैसे, क्योंकि 11th में क्या होता है ना, माइंड थोड़ा शार्प हो जाता है बेटा जो है, नहीं। तो 12th तुम्हारा बहुत तेजी से होगा, अब उसमें ज्यादा नहीं लगेगा। जब तुम 12th में जाओगे ना, तब मेरे ख्याल से स्टार्ट करना, तब तक तुम 11th ही रिवाइज करते रहो, ठीक। और वो मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे ना, अगर मान लो अप्रैल से स्टार्ट करते हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। अगस्त तक उसको कंप्लीट कर सकते हो आराम से। और उसके बाद पूरे का पूरा बेटा फिर रिवीजन करते रहना जो है। मेका चल, मेरे को थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या बनाना, मैं तुम्हारा टाइम टेबल मैं ही बना दूंगा ना, एक ही बार बना दूंगा ना, उसमें क्या है जो है। मेरे को थोड़ा सा टाइम दे, वो डेली क्या करना, मैं डेट वाइज वैसे ही बना दूंगा तुम्हारा, क्यों, डेट वाइज वैसे ही बना दूंगा, ये कह रही, ठीक। अब यस चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात देख, वेबसाइट में भी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, उसमें देख लेना आप, नए उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया मैंने। और मोस्ट प्रोबेबली उसको शायद मैं वेबसाइट में भी अब वो कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, जो तुम्हें वो बनाऊंगा ना सिलेबस, ये बनाऊंगा, एक टाइम टेबल बनाऊंगा, तो शायद हो सकता है उसमें भी वो कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। सबसे पहली बात, जो वेलोसिटी है ना, वो 0 से टर्मिनल वेलोसिटी तक बढ़ेगी, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है बेटा। अभी इसको प्रूव भी कर दूंगा। इसका मतलब अगर तुम v वर्सेस t ग्राफ देखोगे, तो फिर वो ऐसा आएगा, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। अब जरा इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है।
ये बता कि वेट और अपथ्रस्ट ये कांस्टेंट थे। ये पहले हमने इस टाइप का कुछ किया हुआ है बेटा, तुम्हें अगर याद हो जो है। और इसमें से वेट अपथ्रस्ट से बड़ा था। तो एक बात बता, वेट माइनस अपथ्रस्ट को बी में एक कांस्टेंट कह सकता हूं, और इसको C1 कह ले, मान ले। बता बता गोपी। वेट माइनस अपथ्रस्ट को मैंने कांस्टेंट कह दिया और उसको C1 कह दिया। और बाय द वे ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ये बता, ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों? समझ में आया ना? ये मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है। 6 पाई ईटा R V। और एक बात बता, ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है? ये तो कांस्टेंट है ना? इसको मैं C2 कह देता हूं, ठीक है? तो इसका अंदर एक विस्कस फोर्स लगा हुआ है C2V, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। बताओ उज्जवल। ये बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है कि नहीं लगा? बता जो है। ये हो गया। तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना लगा हुआ है, जरा बता। एफ नेट कितना लगा हुआ है? C1 माइनस C2V। और इसको मैं लिख सकता हूं M × dV/dt। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? और मेरे ख्याल से मैंने काइनेमेटिक्स में बता रखा है, ये इस टाइप का बताया कि नहीं बताया? बता। काइनेमेटिक्स या लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया था कि इस टाइप का फोर्स मिलता है तुम्हें कई बार, कि पता लगा एक कांस्टेंट है और एक दूसरा रिटार्डिंग है जो प्रोपोर्शनल टू वी है। मेरे ख्याल से बता रखा है मैंने, अगर तुम्हें याद हो। यस सर, काइनेमेटिक्स। बता रखा है कि नहीं बता रखा? बता जो है। यस सर। बस हो गया। अब उसके बाद रख दे dV/C1 माइनस C2V इक्वल टू 1/m × dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दे। लिमिट्स हो जाएंगी 0 से T, और यहां पे हो जाएंगी 0 से V। क्यों? तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो तुम्हारा जो V आएगा वो आएगा C1/C2, 1 - e⁻² माइनस C2/m × T। इस टाइप का आता है बेटा जो है। और तुम C1/C2 की वैल्यू पुट करके देखना, C1/C2 की वैल्यू पुट करके देखना, तो तुम्हारा ना वो टर्मिनल वेलोसिटी ही आएगी। तुम पुट करके देखना, टर्मिनल वेलोसिटी जो हमने निकाली थी वो उसी के इक्वल आएगी। 2/9 R² ऊपर होता था, ρ1 - ρ2, G ऊपर होता था, और ये नीचे आता था। कुछ समझ में आई बात, नहीं आई? बता। तो इसका मतलब वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, बस हो गया। ये V है, ये T है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। और कहाँ तक जा रही है बता, जो है टर्मिनल वेलोसिटी तक जा रही है। ये उज्जवल। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिया था कभी? मैंने तुमसे कहा था एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बहुत रिपीट होता है, ये बताओ ये कहा था, बोला था नहीं बोला था? यस सर। गोपी तू बता। तो ये जरा देखना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है? बता। बता दे रहा हूँ, देख कौन सा होता है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, उससे कंपेयर करके देखना। देख,
ऐसा ना तुम्हें इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू सी इंटू डी टी। यहाँ पे लिमिट 0 से t होंगी और यहाँ पे 0 से x होंगी, तो जो x की वैल्यू आती है वो आती है a अपॉन बी, 1 माइनस ई की पावर माइनस बी सी टी आती है। ये दिया कभी नहीं दिया पहले बताओ, यस सर। ये वाला। अब जरा इसको कंपेयर करके देखिए, ये वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो दे। इसको जरा कंपेयर करके देखना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि बॉल की वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली क्या होगी, बढ़ेगी, और कहाँ तक जाएगी, वो टर्मिनल वेलोसिटी तक जाएगी। ये है। बाकी चलो फिर करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके सर, बाय सर। ठीक है चल फिर, ओके, बाय एंड थैंक यू।